1 arm distance. What is it? मार्केट का पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वरुण दुबे और मेरे साथ है आशीष वर्मा। और आशीष, आज लगातार दूसरा दिन है जब बाजार में गिरावट देखने मिली। काफी हद तक इसको मुनाफा वसूली कहेंगे, क्योंकि मार्केट एक अच्छा मूड लेके गया था। आरबीआई पॉलिसी में 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट तो आएगा, हालांकि वो स्टैंस चेंज नहीं हुआ। शायद थोड़ी मायूसी वहां है, क्योंकि थोड़ा कम डविश था, ये एक थोड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन हाँ, इसको मुनाफा वसूली कहना ज्यादा सही होगा, राइट? और दो चीजें बात है, हाँ। वीकली एक्सपायरी थी। 3 चीजें आपने कह दी। और बोलो, कच्चा तेल, रुपया, ये सब नहीं, ये तो थोड़ा बहुत ये तो अलग कहानी हो गई। जहाँ तक क्रेडिट पॉलिसी की बात है, हाँ, इंपॉर्टेंट थी क्रेडिट पॉलिसी, और मुझे लगता है क्रेडिट पॉलिसी अच्छी रही। अब इससे क्या हुआ, क्रेडिबिलिटी आरबीआई की बनी हुई है। बहुत ज्यादा डविश साउंड करते, 25 से ज्यादा 50 बेसिस पॉइंट जो इलॉजिकल लग रहा था, अगर वो दे देते तो मुझे लगता है वो बाजार एक समय के लिए तो लोग शायद बाय का ट्रेड डाल देते, प्लस का ट्रेड डालते, लेकिन इवेंचुअली बड़ा क्वेश्चन मार्क होता और मुझे लगता है तब और तगड़ा सेल ऑफ आता। तो पॉलिसी में हुआ क्या, पॉलिसी में 25 बेसिस पॉइंट दरों में कटौती करी, पूरा बाजार यही मान के चल रहा था। सीएनबी सेवास की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ले लीजिए, सीएनबी सेवास का बैंकर्स पोल ले लीजिए, सब 25 बेसिस पॉइंट की बात कर रहे थे। और एक आउटसाइड चांस लोग कह रहे थे स्टांस बदलेगा। तो पिछली बार जो न्यूट्रल था वो अकोमोडेटिव की तरफ करने की बात हो रही थी, वो उन्होंने नहीं बदला। अब उसके पीछे लॉजिक भी समझिए, सही है, मुझे लग रहा है बिल्कुल सही कदम, क्योंकि आप जिस तरह में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 दिनों की बैठक कर रहे हैं, उस बीच में आपने देखा कच्चा तेल 70 के लेवल्स के आसपास किसी 5 महीने के हाई पे। उस बीच एक मॉनसून की प्राइवेट एजेंसी आती है स्काईमेट, और कहती है कि जिस तरह का उसने पूर्वानुमान रखा है उसको देख के तो उसको देख के लग रहा है कि बिलो नॉर्मल मॉनसून ऑलमोस्ट गिवन है, क्योंकि इतने इफ्स एंड बट्स उन्होंने लगा दिए हैं कैलकुलेशन में कि जून में ठंडा रहेगा, जुलाई में होपफुली पिकअप होगा, तो और ले दे के 93% की बात करें, 93% तो बिलो नॉर्मल हो गया, क्योंकि नॉर्मल तो 96 से 104% होता है। तो इन सब जब मैं पॉलिसी की बातचीत कर रहा हूँ तो ये सब हो रहा है, तो मैं अपना स्टांस किस उस पर बदलूं। तो मुझे लगता है पॉलिसी अच्छी थी, इसीलिए आपने एक शुरुआत में डिप आने का बाजार में रिकवरी आती हुई देखी थी। हाँ। आज इवेंचुअली सेल ऑफ आ गया एंड में जाते जाते, वो मेरे ख्याल से एक्सपायरी रिलेटेड मूव ज्यादा था, राइट? पोजीशन दूसरे से अनवाइंड होती हुई नजर आई। फ्यूचर्स भी देखिए, एंड आते आते वो लाल निशान में आ गया, सुबह हरे निशान में था, पर ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड कर रहा है इस समय। लाल में था, डैक्स लाल में था, जो यूरोपियन मार्केट है वो लाल में थे। ये आज तो अगर हम अपने क्यूज पे ज्यादा रिएक्ट करते हैं, अगर हमें ग्लोबल अच्छा है, नहीं वो कहते हैं जब गिरते तो रीजन ढूंढते, तो ये वो है। तो ये एक्सपायरी रिलेटेड मूव था। हालांकि 3:30 बजे के बाद से कुछ रिकवरी दिन के लो से दिखाने की कोशिश करी, इवेंचुअली हम 11,600 पे जाके ऑलमोस्ट बंद हुए, जो इक्विलिब्रियम लग रहा था इस एक्सपायरी के लिए, उन लेवल से जाके बंद हुए हैं। कल हम लोग ने लेकिन स्पेसिफिकली कहा था कि आज का वॉच आउट करना चाहिए, कल के लोज आज के लोज ब्रीच होते हैं कि नहीं, और लोज थे कल के अगर वो 11,630 के, तो वो ब्रीच के नीचे जाके बंद हुए। तो अभी भी वेट एंड वॉच का मूड रखें। कल आपने देखा होगा लिक्विडिटी एफआई फ्लोज देखिए ड्राई आउट हो गए, 1,000 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली थी, डीआई की तरफ से बिकवाली आती हुई नजर आई थी। तो हम लोग पिछले कुछ दिनों से फ्लोज को लेकर हम कंसर्न जाहिर कर रहे थे, और अब देखिए वो थोड़ा सा अनवाइंड होना शुरू हुआ है। तो मुनाफा तो बांधा जा रहा है, जो वरुण जिस पॉइंट को बात कर रहे थे, ठीक है, कहने के लिए मुनाफा हेल्दी है, लेकिन कि 7.5% पिछले एक्सपायरी में हमने तेजी दिखाई थी सब, लेकिन ठीक है, लेकिन जब अनवाइंडिंग आती है तो प्रेशर कभी तो मूड बिगड़ता है। तो इस समय अभी भी वेट एंड वॉच का मूड होना चाहिए। अभी भी लग रहा है कि हम लोग ने ट्रेंडिंग मार्केट से ट्रेडिंग मार्केट में आ गए, हमने पिछले 2-3 दिनों से आपको लगातार हाईलाइट करें, अभी वो ट्रेडिंग मार्केट ही है ये, और उसको स्मार्टली अभी भी इतना ज्यादा डर नहीं है। मेरा मानना है 11,500 530 ऑन द डाउन साइड, और वो 760 का जो हमने हाई बनाया ऑन द अप साइड, शायद इस दायरे के अंदर कंसोलिडेट करना चाहिए। इस दायरे को कहीं भी ब्रीच कर तो वो दिक्कत वाली बात होगी नीचे की तरफ। पोलिंग के लिए 4-5 ट्रेडिंग सेशन ही बचे अब तो बीजेपी का मैनिफेस्टो भी इस बीच में आना है, 2 दिन की छुट्टी होगी बीच में, संडे, तो ज्यादा ट्रेडिंग सेशन ही बचे हैं। खैर पोलिंग ये तो बहुत लंबा माहौल शुरू हो जाएगा, 1-1.25 महीना चलना है, लेकिन माहौल शुरू हो जाएगा। माहौल तो मुझे लगता है बिल्डअप आ ही चुका है, ठीक है, देखते हैं वो तो जो होगा। मैनिफेस्टो आने दिया। अच्छा आशीष, आज आपने एचईजी के मैनेजमेंट से बात की, है ना? यहाँ वैसे चेरीली नताशा इसके बारे में पूछ रही हैं कि व्यू ऑन ग्रेफाइट इंडिया और एचईजी का एचईजी। चेरीली जी, अगर आपने सुना होगा तो फिर आप ऐसा सवाल पूछती नहीं, क्योंकि वो मैनेजमेंट मिलने ब्लैंक था। ओके, या तो वो बेसिकली कंसर्न्स हाईलाइट नहीं करना चाहते थे, या फिर क्योंकि उन्होंने हर सवाल पे कहा अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं मार्केट की। अगर आप एक्टिव मैनेजमेंट तो आप आई एम श्योर एनवायरमेंट से वाकिफ हो गए। मैंने कुछ स्पेसिफिक सवाल उठाए थे। एक इलेक्ट्रोड जो होते हैं 2 तरह के होते हैं, एक नॉर्मल, एक हाई प्रीमियम क्वालिटी का। ये एचईजी दोनों बनाती है, सारी कंपनियां दोनों बनाती हैं। जो नॉर्मल क्वालिटी का है उसमें एंटी डंपिंग ड्यूटी हटा दी गई थी अक्टूबर के महीने में। चाइना से तगड़ी डंपिंग हो रही है, वहां पे प्राइसेस खराब हो गए। जो बेटर क्वालिटी का टेक्निकल टर्म होता है भूल गया मैं,
हाई कुछ करके था वो जो भी, तो प्रीमियम क्वालिटी का है। वहां पे क्या हो गया, स्टील की क्राइसिस आप मॉनिटर कर रहे होंगे, एक ट्रेड वॉर टैरिफों के चलते दबाव में आई थी, तो इनको उसका प्रेशर झेलना पड़ रहा है। तो दिक्कतें तो हैं, और ये वो रिलेटिंग स्टोरीज थी जो आपको याद होगा 4950 तक HEG गया था, ग्रेफाइट में तगड़ा उछाल था, 50-60% लेवल से साल के लोस पे ही आज समय कामकाज कर। लेकिन क्या मैनेजमेंट से बात करने के बाद कोई भी कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन्होंने किसी भी जवाब पे क्लैरिटी नहीं दी मुझे तमाम इश्यूज थे और रिजॉल्व नहीं हुए। उनका कहना है हम रिव्यू कर रहे हैं, 1 महीने के रिजल्ट्स आएंगे उसके बाद। तो रिव्यू क्या कर रहे हैं, मैंने तो Q3 के एंड के आंकड़े पूछे थे आपसे, Q4 के लिए आप साइलेंट पीरियड पे हो, तो अभी कंसर्न्स तो है स्ट्रीट में। तो मैनेजमेंट खुल के बता नहीं पा रहा, मेरा कन्विक्शन लौट नहीं रहा इन कंपनीज में, एटलीस्ट आज के इंटरव्यू के बाद तो बिल्कुल भी नहीं है। आप जाके आप मनी कंट्रोल हिंदी में जाके सुनिएगा वो इंटरव्यू, आपको समझ में आएगा। इसलिए अगर हैं पोर्टफोलियोज में तो किसी भी उछाल में अब निकालने के मौके ढूंढने हैं। मुझे लगता है अब ये इसकी स्टोरीज ओवर हैं। अब ट्रेडिंग फिर पछताए ना, अगर ये कभी ट्रेडिंग पॉप के तौर पे 2700 2750 तक HEG पहुंच गया, ग्रेफाइट लाइकवाइज इतना उछाल दिखा दे, भूल जाए, फिर आप बेटर पेडिग्री की मेटल कंपनीज में फिर दाव लगाएं, वो ज्यादा बेहतर होगा। इनसे दूर रहिए, वही बेटर कम, लेकिन कंसिस्टेंट रिटर्न देने का दम कम रखेंगे, मे बी हिंडाल्को या जो भी इस तरह के स्टॉक, टाटा स्टील। चलिए अगला स्टॉक L&T फाइनेंस, हाउसिंग फाइनेंस। संदीप नागपाल पूछ रहे हैं, L&T फाइनेंस होल्डिंग, हाउसिंग फाइनेंस उन्होंने डाल दिया। 100 शेयर है 154 के रेट पे, तो बता रहे हैं कि प्लीज व्यू बताइए। आज तो वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पे भी RBI ने कहा सिक्योरिटाइजेशन के लिए काफी अच्छे स्टेटमेंट आए। बैंक्स की लिक्विडिटी ईज करने की बात करी है, ओके, है ना। दूसरी तरफ सिक्योरिटाइजेशन जो करती थी कंपनीज और पोर्टफोलियोज बेचे जाते थे, सिक्योरिटाइजेशन पे भी एक कमेटी बैठेगी, उस प्रोसेस को और ईज ऑफ करने की कोशिश और बेटर करने की कोशिश। तो अच्छी खबरें तो हैं, पर L&T फाइनेंस होल्डिंग के लिए ये अच्छी खबर नहीं, क्योंकि इनके लिए तो क्योंकि पेडिग्री बहुत स्ट्रांग है, लिक्विडिटी स्ट्रांग थी, तो इनको वाकई उसका कोई दिक्कत हुई नहीं। ओके, मैं पढ़ रहा था लास्ट क्वार्टर के एंड में 15,000 करोड़ रुपए के आसपास की एक्सेस लिक्विडिटी, दिक्कत हुई है उनके लिए अच्छा है। ये जहां पेन अब जो DHFL तो खैर अब स्टोरी थोड़ी सी गड़बड़ा है, तो उसका छोड़ दें आप। लेकिन हाँ, लिक्विडिटी जहां किल्लत थी, अच्छा लिक्विडिटी सिस्टम में भी किल्लत अभी भी है। लिक्विडिटी जो अक्टूबर में हुई थी उस पैनिक से हम रिकवर हुए हैं, लेकिन आज भी स्टेटस को मेंटेन हुआ, लिक्विडिटी अभी भी प्रॉब्लम है, ना, अभी भी प्रॉब्लम है। अब L&T फाइनेंस होल्डिंग की स्पेसिफिकली बात करते हैं, तो हमने एनवायरमेंट की बात कर ली। बहुत स्ट्रांग पेडिग्री है, जो कंपनी स्ट्रांग पेडिग्री की थी, मोटा मोटी उन्हें किसी को दिक्कत नहीं आई इस पूरे इश्यूज में। बजाज फाइनेंस को ले लीजिए, HDFC को ले लीजिए, चाहे आप L&T फाइनेंस होल्डिंग को ले लीजिए, इन सब में लिक्विडिटी की किल्लत नहीं आई थी। इन्होंने सबने अपने रिजल्ट्स में लास्ट क्वार्टर के बड़ा लिक्विडिटी पे एक पन्ने 2-2 पन्ने का ज्ञान दिया था, क्योंकि वो स्ट्रीट में कंसर्न्स थे। इन्होंने भी मेंशन करा था 15,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी, L&T जो पेरेंट कंसर्न उससे 2,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट लाइन, सब अनयूज था, तो ऐसी कोई किल्लत नहीं आई थी। लेकिन हाँ, जब जनरली मूड सुधरेगा तो इसका भी फायदा मिलना है। लेकिन L&T स्वीट स्पॉट में है, अच्छी पेडिग्री कंपनी है, बहुत सालों तक इसने थकाया था, 100 के नीचे कामकाज करती थी और सब तारीफ करते थे, इस कंपनी की चल के नहीं दी थी। इवेंचुअली चली है, अभी 150 के लेवल्स के आसपास जोन पे कंसोलिडेट हो रही है। मुझे लगता है कोई घबराने की जरूरत नहीं, एक बढ़िया पोर्टफोलियो पिक होनी चाहिए, स्टॉक को रडार पर रखें सर, कोई इशू नहीं है, अच्छी पेडिग्री। और अब हाउसिंग फाइनेंस कंपनी इवेंचुअली जो हालात सुधरेंगे तो ऐसी कंपनियां जो स्ट्रॉन्गर थ्रेशोल्ड वाली हैं, ये जो नया रीसेट हुआ है, अब लोग शायद उस पर ज्यादा कन्विक्शन के साथ दाव लगाएंगे। ओके, चलिए तो रखे रहिए, बेटर होगा। अच्छा, शंकर अय्यर पूछ रहे हैं, वोडाफोन को क्या हो गया है? ये आज कितना गिरा? आज भी 5% के आसपास गिरा है, 15 रुपए के आसपास आ गया। अब यही प्रॉब्लम है, इस कंपनी ने जब भी पैसा उठाया ना पब्लिक से, जिस रेट पे उठाया उस रेट के नीचे ही आया, ये स्टॉक कभी ऊपर नहीं गया। पिछले 4-5 बार देख लीजिए, इस बार भी यही हुआ है, 18.5 रुपए के आसपास हुआ है एडजस्टमेंट। नहीं, पैसा तो 12.5 पे उठाया है। हाँ, पैसा 12.5 पे उठाया, 18.5 का है। हाँ, उसके बाद लगातार गिरते जा रहे हैं स्टॉक, कोई 12.5 के नीचे नहीं जाना चाहिए। लेकिन आज सुजलॉन जैसे आप बात कर रहे हो, आज रिपोर्ट जो आई थी भारतीय एयरटेल के लिए कि इस कंपनी के इंडिया रेवेन्यू सुधरेंगे, तो अगर भारतीय एयरटेल के सुधरेंगे तो वोडाफोन के क्यों नहीं सुधरेंगे? वोडाफोन की दिक्कतें अपनी बैलेंस शीट को लेकर ज्यादा है। हमने हमेशा कहा था टेलीकॉम में चैनल पे एक्सपर्ट्स भी आते हैं, वायरलेस की बात कर रहे हैं इसके लिए। हाँ, नहीं, अच्छा, भारतीय एयरटेल की बैलेंस शीट स्ट्रॉन्गर है। भारतीय एयरटेल ने एक जमाने में जिसको लेकर सब लोग गुस्सा होते थे कि अफ्रीका में क्यों उतर गई, आज वो अफ्रीका का बचा रहा है, वही इनको इनको बचा, इस पेन पीरियड में बचाया। हाँ। अब हम होपफुल है पेन पीरियड सुधरता हुआ नजर आएगा। ये जो प्रेशर है मेरे ख्याल से, जिनको राइट्स में पैसा मिलना था, राइट्स का जो आया है, वो राइट्स में जो पैसा स्टॉक आया 12.5 पे। आजकल राइट्स बोलते तो एम्बेसी ऑफिस पर राइट्स याद आता है, तो राइट इशू है यार। अच्छा, 12.5 पे अलॉटमेंट आया। अब जिनके पास आया है वो मुनाफा बांधने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है, जब 20 के नीचे स्लिप हुआ, 18.5 के लेवल्स के नीचे जो एक्स साइड का भाव था उसके नीचे स्लिप हुआ, तो लोग पैनिक में बेच रहे हैं, कम से कम इसमें लॉसेस तो नहीं हो। तो ये वो पैनिक सेलिंग है। अब आई डोंट नो ये पैनिक सेलिंग कहां तक जाने वाली है, कितने लोगों ने माल छोड़ दिया, कितने लोगों ने नहीं छोड़ा, तो ये इनिशियल निजक रिएक्शन है। आपकी बाइंग बहुत ऊपर की है,
तो एवरेज तो इस समय ना करें। ओके, और अगर फ्रेश बेट के लिए आप बात कर रहे हैं तो रुक ये जाइए, कल result हमने तक। बात करी थी भारतीय एयरटेल, अगर इस स्पेस में रखना है तो भारतीय एयरटेल एक बेटर पेडिग्री हो सकती है और वोडाफोन को होल्ड करके चलें अगर करना है तो। ये कल भी इसी पे बात हुई थी, तो यही स्ट्रैटेजी अभी भी मेंटेन करें। और ये अभी मेरे ख्याल से वो राइट्स वाला माल लोग छोड़ रहे हैं, पैनिक सेलिंग हो रही है और ये पैनिक सेलिंग के चलते अनवाइंडिंग का प्रेशर बढ़ता ही चले जा रहा है। इनफैक्ट मैं तो कोई एक बार भारतीय एयरटेल के रिजल्ट्स के लिए रुकी, अगर आरपूस में वहाँ सुधार आता है ना तो वैसे इम्पैक्ट आपको शायद वोडाफोन में भी देखने मिला, एक्चुअली एटलीस्ट इंडिया बिजनेस में। ठीक जो बात। की केपीआईज है उसमें, बैलेंस शीट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो की पैरामीटर्स होते हैं आरपूस एमओयूज, उसमें अगर भारतीय एयरटेल में सुधार देखने मिला, जैसे कि आज रिपोर्ट हाईलाइट कर रही थी, तो हो सकता है आपको यहाँ भी सुधार देखने में। तो रिजल्ट को कीनली वॉच करना, अगर सुधार आता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी, काफी क्वार्टर बाद पर आएगा। सुधार आ गया तो एकदम से रिलेट होना शुरू हो जाएंगे। हाँ, वो तो है। पर हाँ, लेकिन वो रीरेटिंग बहुत बड़ी होगी पर एक अगर हुआ तो। होनी शुरू भी हो चुकी है स्ट्रीट पे। पर ये देखना है हाँ कि जियो कब वो प्रेशर ईज ऑफ करता है आसान ये भी शब्दों है। में। चलिए ठीक है, तो रिजल्ट्स पे नजर रखें यहाँ पे। अच्छा, लुपिन पे पूछ रहे हैं जिग्नेश पटेल, 60 शेयर 1200 पे लेके रखे, लॉन्ग टर्म का व्यू पूछे कि लॉन्ग टर्म में क्या करना चाहिए। आज फार्मा शेयर चले हैं, इतना तो है। आज वो पॉकेट चली है जो थकी हुई थी, ओके, है ना, तो उसमें फार्मा एक है ना, फार्मा जो नहीं चला था। पॉकेट चलना शुरू हुई, ऑटो में बाइंग हो रही थी, ये दो पॉकेट आज चलती हुई नजर आई। लुपिन किस भाव पे इस समय आइडिया है क्या? मुझे आइडिया नहीं। तो मैं जनरेट कर देता हूँ, आप अगर भाव देखो तो देखो 1200 का है इनकी बाइंग। पर ऑफलेट वो आज से 6 महीने पहले तो लुपिन एक प्रिफर्ड बेट थी पूरी स्ट्रीट की, राइट, है ना। लुपिन में क्योंकि इश्यूज वीजा वी पीयर्स कम थे, लेकिन अब अक्रॉस फार्मा वो कोई मीनिंगफुल रिकवरी आ नहीं रही है। ओके, इसीलिए मुझे इंडिविजुअल फार्मास्यूटिकल स्टॉक पे हमेशा बेट लेने में दिक्कत होती है। अब या तो इनमें से बहुत क्लीन पेडिग्री या इनमें से कोई हो तो अरविंदो फार्मा हो, लेकिन और 90 पे चल रहा तो बहुत पुरानी खरीद हो गई। है, या तो इसमें कोई एडजस्टमेंट हुआ है। नहीं, एडजस्टमेंट नहीं हुई, लुपिन तो पिटा था, ओके, है ना। तो अब या मेरे लिए हमेशा फार्मास्यूटिकल का बेस्ट अप्रोच है कि मैं एक फंड ले, और अगर आप कभी म्यूचुअल फंड में जाएंगे तो 2 ही म्यूचुअल फंड आपको नजर आएंगे जो फार्मास्यूटिकल्स में प्योर प्ले हैं और जो अच्छे पेडिग्री के हैं। देखिए उनको, उनमें से एक चूज करिए। और फार्मास्यूटिकल में दाव लगाने का मन है ही, क्योंकि एक्सपर्ट्स अब कहने लगे हैं कि FY20 की, खैर पिछले साल भी ऐसी बातें हो रही थी, लेकिन 1920 में अगर फार्मास्यूटिकल आउट परफॉर्म करने वाला है तो मैं बेटर है उस थीम के जरिए प्ले करूं, या फिर मैं पता है इस समय सन फार्मा में दाव लगाने का मन में हूँ। मैं उस जैसे मैंने येस बैंक के लिए तमाम कंसर्न्स हाईलाइट करते चैनल पे, उसके बाद कहता है काउंटरबैट हो सकता है क्योंकि परसेप्शन को लेकर ज्यादा इश्यूज है, ना कि धंधे को लेकर। सन फार्मा में ऐसी कहानी नहीं है। सन फार्मा में बहुत सारी खबरें हैं वो पैंडोरा बॉक्स के बाहर आ गई। ओके, चाहे वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू हो, विसल ब्लोअर की रिपोर्ट हो, आदित्य मेडिसेल्स को लेकर इश्यूज हो, या फिर प्रमोटर साहब के परिवार को लेकर जो इश्यूज थे बोर्ड में, जो भी, तो ये सब आउट ऑफ द कैन वर्म्स आ चुके हैं, ये सब प्राइस में हैं। तो अगर इनमें से कहीं भी कुछ पॉजिटिव आता है तो कॉन्ट्राबेट के तौर पर मैं इसे लेना चाहूंगा, सिर्फ कॉन्ट्राबेट। अब मैं इसमें कुछ नहीं प्रेडिक्ट कर सकता कि यूएसएफडी का कब क्या होगा, लेकिन ये जब इवेंट से पहले सब अनफोल्ड होकर भाव में आ चुके हैं, तो इनमें से कुछ भी अगर आता है तो बड़ा पॉजिटिव हो सकता है। इनमें से कुछ भी रिवर्सल आता है तो बड़ा पॉजिटिव हो सकता है। इस लिहाज से मैं सन फार्मा में उस बेट को लेने को तैयार हूँ। अगर मैं रिस्क टेकर हूँ तो, रिस्क अवर्स हूँ तो फिर फार्मास्यूटिकल तो खैर वैसे भी अपने लिए आजकल पॉकेट है नहीं। चलिए एक सवाल और लेता हूँ कुशाल शुक्ला का, टाटा स्टील 512 लॉन्ग टर्म का व्यू अच्छा लगता है मुझे, तो मुझे भी अच्छा लगता है। आपने तो मेरे ख्याल से हिंडाल को बताया था ना, उसने हिंडाल को था, टाटा स्टील जैकपॉट के तौर पे था, फिर वो चला, फिर खैर मेटल ऐसी होता है, मेटल साइकिल में चलता है, इसको कोई इलाज नहीं है। पर 500 के लेवल्स पे अट्रैक्टिव है, सब कुछ ठीक रहा तो मुझे तो लगता है 700 भी दिखना चाहिए टाटा स्टील में। बट ऑब्वियस है जो प्रीवियस हाई है ये स्टॉक छूता हुआ नजर आएगा, और बेहतरीन कंपनी है, अच्छी इंडिया ऑपरेशंस, अच्छे वो साउथ ईस्ट एशिया ऑपरेशंस, अच्छे यूरोपियन ऑपरेशंस, और यूरोपियन ऑपरेशन में जो तमाम टीम टाम कर डाला है तो अब हालात तो वैसे ही सुधार रहे हैं। और प्लस आप ध्यान रखें ग्लोबली, वो मैंने कहा था स्टील की कीमतें, इलेक्ट्रोड्स का पेन, है ना, अगर ये हालात सुधरना शुरू हुए, अगर जैसे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल तक वो कुछ यूएस चाइना, आज ट्रम्प साहब की मुलाकात होनी है चाइनीज वाइस प्रीमियर लुई साहब के साथ, तो अब वो मुलाकात होना बीच में, अच्छा पीछे से गुस्सा करने लगते हैं कैमरामैन साहब, बार बार बोलते हैं बंद करो, लेकिन वो मुलाकात होना, इनमें कुछ भी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स आएंगे तो वो ग्लोबल इकोनॉमी के लिए अच्छे हैं, और ग्लोबल इकोनॉमी का सीधा इम्पैक्ट पड़ता है मेटल कीमतों पर, तो वो एक पॉजिटिव होता है। काफी हद तक
पेन जो है वो प्राइस में नजर आता है, तो मैं बेट करूंगा, मैं रखूंगा इसको स्टॉक को पोर्टफोलियो। जब हम लोग अभी बातचीत मस्ती में कर रहे थे, हिंडाल्को टाटा स्टील की बातचीत हमने पहले भी करी थी कि कंपनी अट्रैक्टिव है। अनुराग नाग करके उन्होंने टाटा स्टील बीएसएल पे पूछा था, अगर आपको याद होगा। अरे यार सॉरी, सवाल पूछा था ट्विटर में रिप्लाई भी करा था कि उन्होंने जवाब देंगे उसका। टाटा स्टील बीएसएल, देखिए टाटा स्टील बीएसएल भूषण स्टील है, तो कान लगा लें, ये बेसिकली वो भूषण स्टील कंपनी है जिसको इन्होंने टेक ओवर किया था। उसके बाद टेक ओवर के बाद इनके हालात जो लगातार सुधरते जा रहे हैं, काफी कुछ इन्होंने डेट जो है वो पे ऑफ कर दिया है, इनके जो एबिटा है वो सुधरते जा रहे हैं। बीएसएल टाटा स्टील में विलय की तैयारी नहीं कर, नाम तो आ गया वही विलय होगा क्या? विलय हो चुका है ना, इनके जो कंसोलिडेटेड नंबर्स है उसमें आपको भूषण स्टील के नंबर्स नजर आएंगे। इनफैक्ट टाटा स्टील बीएसएल अलग से क्यों ट्रेड हो रहा है? अभी भूषण स्टील है, उन्होंने ट्रेड करता रखा है इसके लिए। नहीं, अब तो टाटा स्टील की सब्सिडी हो चुकी है। टाटा स्टील की सब्सिडी है, लेकिन या तो हो सकता है इसको पटरी में लाएंगे, उसके बाद इसको मतलब मर्ज कर देंगे, पॉसिबिलिटी है। काफी सारी सब्सिडीज है इनकी, इनपेड काफी सारी ट्रेड होती है, तो शायद उनमें ये भी एक हो। उसके बाद जब कंसोलिडेट करें ये अपने सारे धंधों को तो उसमें करेंगे। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, इनका जो काफी हद तक इनने टर्न अराउंड कर दिया उस कंपनी को, और उनके डेट्स कम हो रहे हैं, इनके जो मार्केट शेयर है वो मिल रहा है इनको, इनका एबिटा सुधर रहा है, तो ये सब अच्छी बात है। टाटा स्टील जब एनसीएलटी में गया था ना, वन ऑफ द मोस्ट प्राइज्ड एसेट था। हाँ, क्योंकि इनका सिर्फ प्रॉब्लम इनके वो डेट वेट को लेके हो गई थी, नहीं तो इनके प्रोडक्ट्स काफी अच्छे थे और इनका मार्केट काफी अच्छा था, तो इसके लिए तो वो एक टर्न अराउंड जरूर है स्टॉक में। हालांकि मेरे ख्याल से अभी भी ये वो क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग में है, क्योंकि मैं बीएससी पे देख रहा था इसका भाव तो आईबीआर में दिखा रहा था, ये पता नहीं क्यों, मैंने ढूंढने की कोशिश की लेकिन उनके कंसोलिडेटेड लिस्ट में नहीं था, तो इसके लिए। लेकिन हाँ, ये टर्न अराउंड स्टोरी हो सकती है टाटा स्टील के लिए, और टाटा स्टील के कंसोलिडेटेड नंबर्स में भी आपको इस कंपनी के नंबर्स देखने मिलेंगे। कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है और जो जितना भी मार्केट है ना वो बहुत अच्छा है, तो उस लिहाज से अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हो तो रखे स्टॉक। तो इनका टाटा स्टील बीएसएल तो रखे रहे हैं ना, बीएसएल भी रखो, टाटा स्टील भी रखो, वो तो दोनों रखे रहो। ठीक है, चलिए तो अब विदा लेते हैं, यहाँ सवाल जवाब का सिलसिला बंद करते हैं। कल आपके साथ जुड़ेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे आपके सवालों का जवाब देने के। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, नमस्कार।